मैट्रिसेस का कनेक्टेड पहिला होस्ट भी होतो. इसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था. होस्ट केला मी. मैट्रिसेस का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, करेक्ट ना? और थोड़ा सा बच गया था बस इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना? बस 2 ही पार्ट और बाकी है उसके, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद जो आप बोलोगे फिर उसके हिसाब से हम लोग, ठीक है ना? आई थिंक आपको लॉग पढ़ना है ना, कुछ लॉग टेबल समझ में आया है? एटलीस्ट 2 जन के बीच में एक लॉग तो होना चाहिए, आया भी आया है ना? मेरा विश्वास नाही. कुठे आहे ते? आहे बा आलं. है ना लॉग? हा मोड मध्ये. हा हा झालं झालं झालं. रेकॉर्डिंग हो गया ना तुम आया क्या? आन्सर कुठून होणार? सुनो, सबसे पहले वो मैट्रिसेस का हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं. सर आतमध्ये गेले. देखो मॉर्निंग में मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में बताया मैट्रिसेस, के बाद मैंने बताया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना? मैट्रिसेस इज a technique of writing the data in terms of rows and columns. अभी जो भी बात करते हैं मुझे दिखा ना, मैं उसको भगा दूंगा लेक्चर में से, याद रखना. सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इधर इधर देख के बैठो, सुनो ध्यान से. मैंने बोला मैट्रिसेस इज a technique of writing a data in terms of rows and columns. मैट्रिसेस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम लोग डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. बाद में मैंने पढ़ा है कि मैट्रिसेस कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कितना होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग होता है. और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है ना? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप. एक को बोलते हैं रो मैट्रिक्स और दूसरे को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक रो होता है, कॉलम कितना भी हो सकता है. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक कॉलम होता है, रो कितना भी हो सकता है. करेक्ट. आफ्टर दैट मैंने सिखाया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. तो सबसे पहले मुझे बताया मैंने डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? Diagonal matrix are those matrix in which all non-diagonal elements should be zero. मतलब diagonal element को छोड़ के बाकी सारे non-diagonal element क्या होना चाहिए? Zero होना चाहिए, right? Diagonal element zero है नहीं है, उससे अपने को मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. उसके बाद हम लोग ने नल मैट्रिक्स पढ़ा. नल मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट कंपल्सरी जीरो होना चाहिए. उसके बाद मैंने पढ़ा है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके नॉन डायगोनल तो जीरो होना चाहिए, बट डायगोनल शुड बी सेम. डायगोनल शुड बी सेम. उसके बाद मैंने पढ़ा है आपको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर दोस मैट्रिक्स इन व्हिच all non-diagonal elements should be zero and diagonal should be compulsory 1. Diagonal हमेशा कितना होता है? 1 होता है. एक, राइट.
उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेयर अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो. मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम तब डिसाइड करते हैं जब अपने को ये पता चलता है कि उस मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर जीरो है या लोअर ट्रायंगुलर जीरो है. अगर अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो हुआ तो हम उसको लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट बोलेंगे, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे. और अगर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो हुआ तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. करेक्ट. इतना अपना हो गया था मॉडलिंग में, है ना. तो जो भी अच्छा, इसमें से मैंने सुना है ऐसा पता चला कि बहुत सारे लोग मॉर्निंग में लेक्चर अटेंड नहीं करते. नहीं तो देखो, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, क्लास का कोई घाटा नहीं है, घाटा आपका है ना. क्योंकि अगर आप वो सब छोड़ते जाओगे ना तो आगे तकलीफ बढ़ते जाएगा. इसलिए छोड़ते मत जाओ, पढ़ते जाओ. और जिन लोगों को भी अगर सपोज ऑनलाइन में करके नहीं जम रहा है या कुछ ज्यादा इश्यू हो रहा है, नहीं है, नेटवर्क खत्म हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो मॉर्निंग में गर्ल्स लोग आते हैं लेकिन ज्यादा लोग नहीं आते. तो अगर कुछ लोग आना चाहते हैं अगर तो आ सकते हैं लेक्चर को, लेकिन लेक्चर कोई भी गायब मत करो. हाँ, सब लोग नहीं आ सकते लेकिन नहीं तो भी जगह नहीं मिलेगा. तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग लेक्चर ऐसा गुटली करके बैठेगा ना, जैसे मॉर्निंग को जो मैंने पढ़ा है लेक्चर तो क्या कंटिन्यू होता है ना. जब आपका रेगुलर लेक्चर चालू होगा मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच, तो जो मॉर्निंग में पढ़ाया जाता है फिर इवनिंग बैच को वही पढ़ाया जाता है. तो कोई अगर मॉर्निंग में किसी का छूट गया तो वो इवनिंग में आके लेक्चर अटेंड कर सकता है. लेकिन अभी कैसा चल रहा है, कंटिन्यूएशन है ना. जहाँ पे मॉर्निंग एंड हुआ इवनिंग में उसके आगे चालू होगा, है ना. सेम नहीं पढ़ाया जाता. तो क्या होगा फिर, जो मॉर्निंग का अगर नहीं पढ़ा है सब कुछ तो फिर आगे का समझेगा नहीं. मैथ्स है ना. बायोलॉजी क्या है, थोड़ा सर ने एक पेज पढ़ा दिया है, ठीक है, बाद में मैं पढ़ लूंगा, है कि नहीं. तो इसलिए मैथ्स ऐसा नहीं चलता है. अगर स्टार्टिंग का लेक्चर आपने मिस कर दिया कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर का, याद रखो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो सब लोग. देखो 10th स्टैंडर्ड तक ना मैथ्स खाली रट्टा मारना था, राइट. बट 11th और 12th में मैथ्स को रट्टा नहीं मारना है. नहीं, तेरा एवरी लेक्चर में फोन आता है. सर देखो ना अभी तो तू मोबाइल फोन मेरे लेक्चर को लेके मत आना, अदरवाइज मैं तुझे बाहर ही बिठा दूंगा. बाहर ही बैठ के लेक्चर सोच कर इसको. तेरा नौकर नहीं हूँ, तेरा हमेशा फोन रखो. ये हो गया नहीं यार, स्विच ऑफ कर उसको. हो गया, हो गया. स्विच ऑफ किया, बैग में डाल. बैग में से अगर निकाला तो फटके दूंगा, तेरे को याद होगा. तो आगे जाओ, चीट बना. तो देखो, ये जो है ना मैथ्स 11th और 12th का, आपको एंट्रेंस एग्जाम अगर देना है जिसको भी, उसको मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा तो मैथ्स एंट्रेंस आप क्लियर कर पाओगे. एंट्रेंस में अच्छा स्कोर उसी को मिलता है जिसके पास मैथ्स का नॉलेज होता है. रट्टा मार के नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं है 11th-12th का मैथ्स को रट्टा मारना, क्योंकि 11th में टोटल 20 चैप्टर और 12th में टोटल 20 चैप्टर. कितने हो गए? 40 चैप्टर, राइट है. और जितना आपने पूरे 10th में मैथ्स पढ़ा है, पूरा जितना आपने 10th में मैथ्स पढ़ा है, 12th का बस एक चैप्टर इंटीग्रेशन में उतने समय याद रखना. कम से कम 700 सम है अकेला एक चैप्टर में. तो कितना रट्टा मारेगा, समझ में आया क्या. तो रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है, याद रखना. इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. और कॉन्सेप्ट तभी समझेगा जब हर एक लेक्चर आप लाइन में बैठे हो. समझ में आया क्या. अगर सारे लेक्चर्स अच्छे से नहीं बैठा है, बीच बीच में जिगजैग है, तो कुछ
कुछ अच्छे से समझेगा नहीं। समझ में आया? ये बात पहले अच्छे से समझ लो कि मुझे सारे लेक्चर्स आपको बैठना है। ऐसा मत समझो कि चलो इस साल तो 11th स्टैंडर्ड है, एग्जाम तो देना नहीं है क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। इस साल नहीं देना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 11th और 12th दोनों मिला के एंट्रेंस में बैठना है। एंट्रेंस में कोई कटौती नहीं होता है, एक चीज याद रखना। इस साल भी जो बोर्ड एग्जाम का है 20% सिलेबस उन लोग ने रिड्यूस किया है, लेकिन हम लोग ने उस चीज को रिड्यूस नहीं किया है। क्यों? बिकॉज एंट्रेंस में थोड़ी ना रिड्यूस है, बोर्ड एग्जाम के लिए रिड्यूस है, एंट्रेंस के लिए रिड्यूस नहीं है। क्यों नहीं एंट्रेंस के लिए रिड्यूस है? उसका भी लॉजिकल रीजन है। सपोज करो कोई पर्टिकुलर टॉपिक एक छूट गया, लेकिन जो आप 11th और 12th में पढ़ते हो, मैंने आपको फर्स्ट डे से जिस दिन आप पढ़ने आए हो, अगर जो मेरा लेक्चर बैठा है, मैंने उसको फर्स्ट डे से यही बोला है 11th और 12th का जो मैथ्स है ना, दिस इज कॉल्ड वर्ड्स ऑफ मैथ्स। ये वर्ड है जो मैथ्स का पढ़ रहे हो, इसको ही यूज करना है अपने को आगे चल के। अभी हम लोग 12th में आप आओगे ना, तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा? इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे या आगे बीएससी मैथ्स या जो भी करोगे, जो भी मैथ्स से रिलेटेड पढ़ाई करोगे, तभी आपको ऐसा डबल मिलेगा, ऐसा ट्रिपल मिलेगा, ऐसा सरफेस मिलेगा। फॉर्मूला इसी का लगता है, इसमें सब एक एक महानुभाव लोग ऐड होते हैं, साइंटिस्ट लोग ऐड होते हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। बट फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होता, 12th वाला ही फॉर्मूला आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर आगे चल के सब यूज करना है। हम लोग जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे 12th में तो ऐसा लिखेंगे, और यही डेरिवेटिव जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे या बीएससी करोगे या जो भी करना है, जो भी पढ़ोगे, तो ऐसा हो जाएगा वहां। इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। फॉर्मूला इसका ही इसमें यूज होता है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होता, बट फॉर्मूले के बाद भी थोड़ा सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको याद रखना होता है। इज दैट क्लियर? तो 11-12 का जो मैथ्स है ना, अभी जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यही सब मैट्रिक्स आगे इसके आगे का आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे के मैट्रिक्स आगे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि जब इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं ना जो भी सर लोग, चाहे कोई भी कोचिंग क्लासेस वाले लोग, तो ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट को ये आता है, इसलिए इसका कोई कॉन्सेप्ट उन लोग सिखाते नहीं है, नहीं, वो ये मान के चलते हैं कि इनको आता है और इसलिए खाली ये पढ़ाते हैं। समझ में आया? तो अगर आपको, इसलिए तो एंट्रेंस लिया जाता है। अगर बिना एंट्रेंस का ये एग्जाम, मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं एडमिशन देते हैं? वो समझते हैं कि बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है, वो लायक है उसके नहीं है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। गेटिंग? इसलिए 11th-12th को आप 10th के जैसा मत लो कि बस जैसे वहां पे 10th में पढ़ते थे मैथ वैसे यहाँ पे पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गेटिंग? यहाँ पे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ाई करना है, याद रखो। देखो सब लोग देखो, यहाँ पे जहां पे मैंने मॉर्निंग को फिनिश किया था उसके आगे बता रहा हूं, मैट्राइसिस is also divided on the basis of their operation. Matrices are also divided on the basis of their operations. Number one, that is called as transpose of matrix. Transpose of matrix. अब देखो ये ट्रांसपोज क्या होता है? Transpose is always represented by either a raised to t or a dash. हाँ, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। अगर आपके एग्जाम में या कॉलेज में टीचर ने ऐसे पढ़ाया और एग्जाम में अगर ऐसे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है?
अब ट्रांसपोज निकालते कैसे? सपोज कोई मैट्रिक्स दिया ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, सपोज ऐसा मैट्रिक्स दिया है और बोला है फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है सारे रो को किसमें करना है? कॉलम में। तो इसका आ जाएगा ए ट्रांसपोज। देखो ये रो है ना, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है, राइट ना? रो का मतलब जानते हो ना, हॉरिजॉन्टल, है ना? अब देखो ये सारे रो को मुझे क्या करना है? कॉलम में चेंज करना है। तो फर्स्ट वाला रो को फर्स्ट कॉलम में, कॉलम हमेशा कैसा होता है? वर्टिकल। और रो हमेशा कैसा होता है? इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स आर आल्सो डिवाइडेड। और कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है? दो टाइप का। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप समझ लो कि सिमेट्रिक क्या होता है। What do you mean by that? Symmetric matrix. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू ए। मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, क्या निकालूंगा? तो रो का किस पे चेंज करना है? ये रो है 1 2, ये देखो सेम ही आया ना। मतलब मैं इसको ए इक्वल टू ए लिख सकता हूँ ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल अगेन ये आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? दूसरा एग्जांपल से देखता हूं। ये देखो सब लोग, देखो सब लोग, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? इसको ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकाला, देखो ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। वो सेम आया क्या? फिर से सेम आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए फ्रॉम इक्वेशन 1। Hence, this matrix is also called as a symmetric matrix. Is that clear? पक्का? ठीक है, तो फटाफट आप इसको लिख लो। कॉलम टू रो में भी सेम ही आएगा। कॉलम Sir, right side is not visible.
पीछे वाला ऐसे चालू कर दो। इसका Sir, मोबाइल explain again. Sir, करो, स्विच ऑफ करो अपना मोबाइल। hello, sir. जो अनम्यूट है Hello. हाँ बोलो क्या ये ना हाँ SKEW स्क्यू सर क्या हुआ ये आपको
ratio of it is transpose हाँ? अरे तो रो को कॉलम में चेंज करके उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। रो को कॉलम में सब लोग ने लिख लिया क्या? हो गया लिख के? Sir, explain again. Sir. Sir, explain the right portion. हाँ बोलो, कोई तो बोल रहा है कुछ। Sir, explain the right portion. हाँ Explain the right portion. राइट पोर्शन, ओके। एक बार देख लो भाई, ये देखो ये मैट्रिक्स ए है, इसमें मैंने क्या किया है, रो का कॉलम, सारे रो को कॉलम में चेंज किया, तो भी मुझे सेम मैट्रिक्स मिला। अगर सेम मैट्रिक्स से सेम मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है ए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम जब इस मैट्रिक्स को भी मैंने रो का कॉलम किया, देखो सारे रो को मैंने जब कॉलम में चेंज किया तो अगेन फिर से सेम मैट्रिक्स आया, अगेन इसको मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ बोलो किसको डाउट है, बोलो भाई क्या डाउट है? टी का मतलब ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो ये ए वाला टाइप था, अब बी टाइप क्या होता है, क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, इसका कंडीशन होता है ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। क्या कंडीशन है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। मतलब कोई अगर सपोज मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, क्या निकालूंगा, ये 1 1 कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसकी जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इधर सब लोग, जब मैं इसका ट्रांसपोज किया तो देखो ये फर्स्ट रो का क्या हो जाएगा और सेकेंड रो का क्या हो जाएगा, राइट। देखो हम लोगों ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब भी अपने को कॉमन लेना है डिटरमिनेंट में, तो आइदर वी टेक द कॉमन फ्रॉम वन पर्टिकुलर रो और वन पर्टिकुलर कॉलम। मतलब जब भी डिटरमिनेंट में से हम लोग कॉमन लेते हैं तो या तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से कॉमन लेना होता है। बट मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है, और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जब भी आपको कॉमन लेना है मैट्रिक्स में से, तो आपको हर एक एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ेगा। इट मींस whenever you want to take the common in any matrix, then you have to take the common from each and every element of the matrix। मतलब जब भी आपको मैट्रिक्स में से कॉमन लेना है तो आपको हर एक एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो जो माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो करेक्ट है। और देखो ये सेम दिख रहा है यहाँ पे,
और ये किसकी वैल्यू है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? And this is the Young equation, and this is the condition for skew symmetric. ये 2.2 का है, एक 3/3 का भी आपको example number 2. ये देखो, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, देखो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा? 0 माइनस a माइनस a 0 माइनस b. Now take minus common. When you will take minus common, what you will get? Plus. जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव. अगेन ये सेम है इक्वेशन 1 के जैसा. देखो मैं एवरी टाइम ऐसा कंडीशन लेके आता हूँ. मेरा बोलने का मतलब यही है, जब तक ये कंडीशन नहीं आएगा तब तक आप मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोल सकते. जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तभी आप उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते. कंडीशन नहीं आया तो आप नहीं बोल सकते. और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स में कंडीशन आएगा ही, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं. जिसमें आएगा उसको बोलने का, जिसमें नहीं आएगा उसको नहीं. इज दैट क्लियर? चलो फटाफट लिखो. तो चालू कर रहा है तो बंद कर रहा है.
लिख लिया। All of you keep silence. लिख लिया क्या? ओके। ये कान के नीचे आओगे तो बजाऊंगा तेरे को। देखो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, देखो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया जो हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे ना, एक 2/2 का जो आपने 10th में पढ़ा था और 3/3 जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया, बस मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे भी हम लोग मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और यू कैन आल्सो से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स, राइट। पहली बात तो ये कि मैग्नीट्यूड या डिटरमिनेंट हम लोग निकालते कैसे हैं, तो देखो एग्जांपल एक बार तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कोई अगर मैट्रिक्स है 2 -1 3 -5, ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, मॉड ऑफ ए इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, 2 into -5 minus 3 into this will become -10, this will become +3, कितना आ गया, ऐसे कैलकुलेट करते थे ना। हाँ, पहले हम लोग ऐसा नहीं लिखते थे, मॉड नहीं लिखते थे क्योंकि तभी डिटरमिनेंट तो खुद ही था, लेकिन अब यहाँ पे आपको ऐसा मॉड लगाना है, दैट्स व्हाई डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। तो डिटरमिनेंट या मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, ये 2/2 के लिए। अगर मैं 3/3 की बात करूं, ये देखो इसको सॉल्व करने के मॉड ऑफ ए इक्वल टू -1, जब इसको लेते तो हम लोग कौन सा ये 4 ना 0 5 1 2, इधर वाले का माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 3 5 2, फिर उसके बाद ये थर्ड वाला -1 एज इट इज सेम, कितना हो जाएगा 0 3 1, राइट। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा -1, ये कितना हो जाएगा 0 -5, ये कितना हो जाएगा, और बीच बीच में बोलते रहते हैं, 1.5 घंटे के लिए लेक्चर को आते हो ना, आराम से बैठ के पढ़ो। टू टू जा कितना आ गया 4 एंड 3 5 से कितना आ गया 15, 2 1 जा 2 -0, तो कितना आ गया आंसर, मॉड ऑफ ए इक्वल टू
-1 into -5 plus 1 into -11 and -1 into 2. It becomes 5 minus 11 minus 2. So 7 minus 11 become -4. करेक्ट है? तो ऐसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। आगे के 3 एक्सरसाइज हम लोग ने यही किया। अब सुनो ध्यान से, इसके बेसिस पे हम लोग मैट्रिक्स को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो टाइप्स, कितने टाइप का मैट्रिक्स होता है? 2। एक को बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होता है? क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ये देखो, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसको सॉल्व किया और उसका मॉड का वैल्यू कितना है? 0, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? और इसका और जब भी किसी का मैग्नीट्यूड निकाला और दैट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन सिंगुलर। आप मुझे बताओ, ये मैट्रिक्स 1 सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर? मैट्रिक्स 2 सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर? आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या था? क्या? ये 13 ना? ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। मेरे पास सिंगुलर का मतलब इसका मॉड मैग्नीट्यूड 0 है और नॉन सिंगुलर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। बातें नहीं। ये अभी बंद कर दे।
तो क्या नहीं समझ में आ रहा है? वो देख रहा है कौन सा वो -1 ब्रैकेट में -5 ये देखना यहाँ से भी देख सकते हैं ना 0 में से -5 गया तो कितना बचेगा सब लोग ने लिख लिया क्या लिख लिया सब लोग ने लिख लिया क्या लिसन आप देखो इसके अलावा इस टॉपिक में जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलते हैं और अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में ये देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजें एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता है इसमें याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का कंडीशन अलग अलग होता है अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका कंडीशन अलग होता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका कंडीशन अलग होता है राइट तो इस पूरे टॉपिक में जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिया है उसके अलावा बस ये वाला पार्ट है और बस इसके बेसिस पे पूरा का पूरा आपका ये आगे का जो 3 एक्सरसाइज है वो है इज दैट क्लियर अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन आपको पढ़ना है लॉग तो थोड़ा सा मैं लॉग पहले इसको लिख लो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो इसको ये टॉपिक का आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है अभी तक मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया
Thousands of downloads. देखो अभी आधा घंटा ही बचा है और आधे घंटे में लॉग आपका होने वाला नहीं है। तो काम करते हैं आज हम लोग, हाँ आज मतलब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी इंट्रोडक्शन अभी इसका कंप्लीट हो गया, सब हम लोग बीच में रख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग आओगे ना, तो स्टार्टिंग में मैं लॉग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ इवनिंग में पढ़ा। हाँ खाली आपको नेक्स्ट लेक्चर में आते समय ना आप टेक्स्ट बुक लेके नहीं आओगे तो भी चलेगा, खाली लॉग बुक और नोटबुक। समझ रहे? Days of music at just ₹9.99 with Spotify Premium and enjoy the mountains. You. ये हो गया लिख के। देखो एक्सरसाइज 4.4 कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। देखो लिखा है अपने को एक मैट्रिक्स बनाना है, उसका ऑर्डर दिया उन लोगों ने 3/2, 3/2 उसका ऑर्डर दिया है और उन लोगों ने कंडीशन रखा है ए आई जे का, मतलब ये जो एलिमेंट है इसका वैल्यू उन लोग कैसे निकालना है उन लोगों ने कंडीशन दिया है I माइनस जे का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। चलो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो मैट्रिक्स निकालना है उसका ऑर्डर क्या है। देखो उन लोग ने उसका ऑर्डर दिया है 3/2, मतलब उसमें 3 रो होगा और 2 कॉलम। सब लोग यहाँ पे देखो, देखो 3 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है? दिस इज R1 और 3 बोलो। हाँ सब पे ही आएगा। देखो अभी हर एक का पोजीशन है, ए भी अपने को खाली ए के फॉर्म में नहीं चाहिए, ए आई जे के फॉर्म में चाहिए। आई का मतलब होता है रो और जे का मीनिंग होता है कॉलम। तो देखो ये रो है और ये कॉलम है, तो ये वाला किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 1। यहाँ पे रो भी 1 है कॉलम भी 1 है। ये देखो ये रो 1 है और कॉलम 2 है, तो ये 1 2, ये क्या हो जाएगा 2 1 समझ गया सबको? अब उन लोगों ने इसका वैल्यू निकालने के लिए उन लोगों ने हिंट दिया, एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है? देखो वहां पे ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, 5 माइनस आई, 5 माइनस आई, करेक्ट ना? सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। 1 माइनस तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है? 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है? ए 1 2, तो 1 2 में कितना हो जाएगा
1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 1 तो कितना आएगा 2 माइनस 1 5 माइनस यहाँ पे 5 माइनस आई है ना, तो यहाँ पे आई कितना है 1 है ना, ये कितना हो जाएगा, ये देखो आप यहाँ पे आई कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/822, तो देखो 2 माइनस 2 5 माइनस 2 0/3 which is 831, तो 3 माइनस 1 5 माइनस 3, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4/2 which is 2, 832, तो 3 माइनस 2 5 माइनस 3, 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर आ गया 1। ये वैल्यू कैलकुलेट करने में किसी को डाउट है कहीं पे? सबको कैसे कैलकुलेट किया सबने समझा? हाँ हाँ, माइनस हो या प्लस, अगर आपने स्क्वायर किया है तो माइनस का भी प्लस होता है और प्लस का भी प्लस। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ बोलो क्या बोल रहे क्या? अच्छा 5, ये देखो ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ए आई जे, टेक्स्ट बुक है आपके पास? aij is equal to I minus j the whole square upon 5 minus I। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया है कि ये फॉर्मूले को यूज करके अपने को सारे एलिमेंट का वैल्यू निकालना। इज दैट क्लियर? तो देखो हर एक का सबसे पहले 1 1 लिया, तो यहाँ पे I भी 1 है J भी 1 है, I और J दोनों की जगह पे 1 1 रखा, I की जगह पे अगेन 1 रखा, सॉल्व किया 0 आ गया। जब A 1 2 निकाला तो I की वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2, वो पुट कर दिया। सब में बस I और J की वैल्यू पुट करनी है और उसको कैलकुलेट करना, यू विल गेट द। हर एक का आंसर मिलने के बाद जिसका भी आंसर मिल गया है सबको इस मैट्रिक्स में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, देखो A11 का वैल्यू कितना है, ठीक है, जो मस्ती कर रहा है ना उसको खाली पता है, मैं कान के नीचे बजाता हूँ, याद रखना, मंगता है तो 12th वाले से पूछ लेना, तुझे पता नहीं है शायद से, अभी फर्स्ट टाइम तू लेक्चर में बैठ रहा है, मस्ती नहीं करने का लेक्चर में, पढ़ाई करने आते हो अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है कॉन्सेप्ट में पूछो, मस्ती यहाँ पे करेगा तो सीधा में फटके देगा, याद रखना। देखो तो A11 का वैल्यू कितना आया 0, A12 का वैल्यू कितना है 1/4, A21 का वैल्यू कितना है 1/3, 1/2 मतलब यहाँ पे राइट, ये देखो ये वाला पॉइंट, 2/1 कितना है 1/3, 2/2 कितना है 0, 3/1 कितना है 2 और 3/2 कितना है, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट द आंसर। किसी को कहीं पे भी डाउट है, सबको समझा तो एक बार ये लिखो, उसके बाद एक दूसरा सम देता हूँ उसको आपको सॉल्व करना है। चलो डू इट फास्ट।
और क्या नहीं समझा स्टार्टिंग से, क्या नहीं समझा बता तो सही। ये कैसे लिखा वो समझा? हाँ सर। कैसे लिखा है A11? R1 फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम नहीं, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। दैट्स व्हाई दिस वन फर्स्ट रो सेकंड वन कॉलम। हाँ, फर्स्ट वाला रो है, सेकंड वाला कॉलम, मतलब ये तेरे को समझ गया। ये फॉर्मूला दिया है तुझे पता है, ये टेक्स्ट बुक में दिया है। अब यहाँ पे ये I है और ये J है, तो जब मैं A11 लिखूंगा तो ये 1 क्या है I और 1 क्या है J है, तो इधर I की जगह पे कितना रखना है 1 और J की जगह पे I की जगह पे देखो वो मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 1 2 है, तो यहाँ पे I कितना है और J कितना है, तो बस इसमें I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही सेम किया, समझ गया। और किसी को कहीं पे भी डाउट है देन आस्क मी। डाउट है आपको? क्लियर? हो गया क्या सबका? सबका हो गया क्या? ये देखो आप सेकंड वाले क्वेश्चन में, हाँ बस फॉर्मूला उन लोग ने अलग रखा है। देखो AIJ इज इक्वल टू I माइनस 3 आएगा, वैल्यू निकालने। चलो ट्राई करो फटाफट सब लोग इससे, कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। सेम है, सेम करना है। नहीं वैल्यू सेम नहीं आएगा, सब
वैल्यू अलग आएगा क्योंकि सब में आई और जे अलग अलग है ना। ये देखो सपोज अगर मैं A115 किया तो मैं आई की जगह पे कितना रखूंगा 1 और जे की जगह पे भी 1, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा। पहले में दूसरे वाले फॉर्मूले से जो फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया था उससे सॉल्व किया था, सेकंड सब में उन लोगों ने ये वाला फॉर्मूला दिया है, तो आपको इसमें आई और जे पुट करना है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला सबका सेम है, ये सबका अलग अलग रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो यूज करना है। समझा। हाँ करो। मेरे ख्याल से कितने लोग का राइट है। ये हो गया सबका, सबका हो गया ये लिख के। ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस आर गिवन, जिसमें से आउट ऑफ 3 हम लोग ने 2 सॉल्व कर दिया राइट ना। एक जो रहेगा वो क्या है ओड वन। अब सेम सम ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, रीड क्वेश्चन नंबर 10। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ए ऑर्डर कितना दिया है इसका 3 इसमें 3 रो 3 कॉलम है। ऑप्शन कितना आएगा देखो मैट्रिक्स, राइट। देखो दिस इज R1 R2 R3 C1 C2 C1 C2 C3। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 2 3 करेक्ट है।
सब लोग इधर ध्यान दो। हाँ, यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू कितना दिया है, आई माइनस सी। राइट है फॉर्मूला। आएगा सबको सॉल्व करने, सबका वैल्यू निकालने आएगा। चलो डू इट फास्ट। कैलकुलेट करो जल्दी। कितने लोग का हो गया कैलकुलेट? जल्दी फास्ट, इजी तो है। सब लोग अभी यहाँ पे ध्यान दो, ऑल ऑफ यू। सब लोग का यहाँ तक हो गया? हाउ मेनी कंप्लीटेड अप टू हियर? आप सब लोग देखो, इस क्वेश्चन में बस इतना ही नहीं निकालना है, आगे क्वेश्चन और भी कुछ लिखा है। स्टेट वेदर दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको को ये बताना है सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था, ट्रांसपोज ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या मैंने लिख के दिया था, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू -a। तो आपने को ट्रांसपोज निकालने के बाद ही आपने को पता चलेगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, करेक्ट ना? तो लेट्स चेक, पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, राइट? जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, देखो क्या आएगा। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। Now take minus common. When you will take minus common, what will happen? आपने अगर माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव। 0 -1 right, and this will be same as equation 1, right? It's can be written as A, and I think this is the condition of therefore matrix A is
that clear? अरे बताऊंगा ना अभी। फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम था, इसलिए फर्स्ट और 10 एक साथ में। अभी सेकंड थर्ड फोर्थ सब बताने वाला हूँ। All of you printed? Yes, sir. Yes, sir. आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। All of you read question number 2. क्वेश्चन पढ़ना वाला बात करने को नहीं बोला मैंने। सब लोग ने पढ़ा क्वेश्चन? पढ़ा बच्चा? हाँ, क्वेश्चन पढ़ा? बुक नहीं है? अच्छा, तो कब खरीदने वाला है? ए घड़ा घड़ा बैठो तो नहीं बोला मैंने। टेक्स्ट बुक के बाजू वाले के पास भी नहीं। कब खरीदने वाले हो आप लोग? अगले साल? हाँ, बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। खरीद लो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। बैठो। आपने पढ़ा? पढ़ा? क्वेश्चन है तेरे पास? टेक्स्ट बुक है? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन से टाइप का है। कितने टाइप के मैट्रिक्स है वो सब मैंने आपको लिख के दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, राइट ना। ये सारी चीजें आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। यस सर। आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। एक चीज याद रखो, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक आता है उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, और आप लोग भी समझ ही गए होंगे, जो ध्यान दे रहा होगा उसके लिए मतलब। देखो कभी भी ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देख के भी समझ जाओगे। डायगोनल हमेशा 0 होता है, अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? इसका भी एक ट्रिक है। दूसरा, सिमेट्रिक में भी आपको पता ही चल जाएगा, डायगोनल तो कभी चेंज होता नहीं है। अगर ये सपोज ये साइन नहीं होता तो ये सिमेट्रिक होता है कि नहीं, क्योंकि डायगोनल कुछ भी रहने दो, वो तो अपने जगह पे रहेगा। अगर ट्रांसपोज पे निकाला तो खाली ये तीन ही इंटरचेंज होता है। तो अगर ये तीनों सेम है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। याद रखना बस इतने, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इतना ही फर्क होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल हमेशा 0 0 होता है, कंपल्सरी 0 0 होना चाहिए। जो मैंने 2 एग्जांपल दिया है स्क्यू सिमेट्रिक का, देखो उसमें मैंने डायगोनल 0 0 लिया। और सिमेट्रिक का डायगोनल 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्क्यू में कंपल्सरी डायगोनल 0 0 होगा। ठीक है, तो जितना भी मैंने टाइप जो बताया है
बस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो उसमें से है वो अपने को बताना है। इज दैट क्लियर? देखो जैसे मान लो फर्स्ट वाला है, देखो सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट में देखो नीचे का तीनों 0 0 है, इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर, राइट? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो सेकंड वाला मैट्रिक्स देखो सेम इसके जैसा है, डायगोनल 0 है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इक्वल इन अपोजिट है, ऊपर 4 7 पॉजिटिव है, नीचे 4 7 नेगेटिव है, ऊपर -3 है, नीचे +3 है, इसका मतलब क्या है? वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस आपको बताना है कौन सा मैट्रिक्स है। दैट क्लियर? चाहे आप सॉल्व करके बताओ या डायरेक्ट बताओ, इट डजंट मैटर, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेन करो ऐसा कहीं लिखा, जस्ट आपको बताना है। इज दैट क्लियर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 10 सम्स है, बस आपको आइडेंटिफाई करके आना है, तो सब लोगों को आइडेंटिफाई करके आना है। इज दैट क्लियर? हाँ बोलो। नहीं देखो एक मिनट सब लोग प्लीज। आप अब वैसा अगर देखने जाओगे ध्यान से सुनो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 सब स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो सुनो ध्यान से, इसका भी डाउट मैं क्लियर करता हूँ, और सब लोग का हो सकता है किसी में किसी का डाउट रहेगा। सब लोग ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, बातें नहीं करेगा कोई भी बीच में। देखो कोई अगर सपोज डायग्राम दिया है, राइट है, जो भी डायग्राम के अगर 4 साइड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोई भी डायग्राम का अगर 4 साइड्स है तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। मतलब स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल होता है। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रेक्टेंगल है तो भी क्वाड्रिलेटरल को मार्क करेगा, स्क्वायर है तो भी क्वाड्रिलेटरल को मार्क करेगा, है कि नहीं? रेक्टेंगल और स्क्वायर, हम एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर रहा तो उसको रेक्टेंगल बोल सकता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो याद रखो, कोई ऐसा अगर डायग्राम है जिसके 4 साइड इक्वल है तो वो उसका आंसर क्वाड्रिलेटरल भी राइट है, उसका आंसर रेक्टेंगल भी राइट है, और उसका आंसर स्क्वायर भी राइट है, बट स्क्वायर इज द मोर करेक्ट आंसर। तो अपने को हमेशा मोर करेक्ट आंसर को टिक करना है। समझ में आया आपको? ऐसा आप रेक्टेंगल को मार्क करोगे या ठीक है, रॉन्ग तो नहीं है लेकिन वो पूरा कंप्लीट राइट भी नहीं है, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आया आपको? तो हमेशा याद रखना है कि आपको कंप्लीट आंसर लिखना है पूरा का पूरा, जो मोर करेक्ट है। ठीक है?